विधायक मोहनलाल भगत इस वक्त हमारे साथ हैं। पहले जब हम इंटरव्यू किया करते थे या उनसे मिलते थे तब वो पुलिस में थे और अब राजनीति में हैं। राजनीति का सफ़र कैसा चल रहा है ये जान लेते हैं, और पुलिस को बीच में छोड़ राजनीति में क्यों आ गए ये भी जानना ज़रूरी होगा। लोगों के मन में आज भी ये सवाल है, ये भी जान लेंगे और इस वक्त उनसे सीधी बात करने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद संसार जी। मुझे एक चीज़ बताइए, पुलिस की नौकरी आप कर रहे थे, बीच में ही छोड़ दी और राजनीति में आ गए आप, क्या चल रहा था उस वक्त मन में कि पुलिस में रह कर के लोगों की सेवा नहीं कर पा रहे थे, जो राजनीति में आने का सोच लिया आपने? संसार जी, जैसा आपने कहा कि मैं पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहा था और अलग अलग जगहों पे अलग अलग कैपेसिटीज में अपनी सेवाएं दी हैं। जी उससे पहले अगर मैं बात कहूँ तो मैं असिस्टेंट कमांडेंट भी रहा हूँ बीएसएफ में। जी उससे पहले की अगर बात कहें तो मैं शिक्षा विभाग में भी अपनी सेवाएं दी हैं। जी एमएससी बॉटनी हूँ जम्मू यूनिवर्सिटी से और एनसीसीसी सर्टिफिकेट भी किया हुआ है। साइंस कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की है, बीएससी विद मेडिकल सब्जेक्ट्स। यहाँ आप नूर में यहाँ आप बैठे हैं, यहाँ से 10+2 की हुई है। और सोल गवर्नमेंट हाई स्कूल सोल, वहाँ से मैंने मैट्रिक की है, 10वीं की है। जी तो गुड़ा जगीर साथ में गांव है, वहाँ का रहने वाला हूँ और प्राइमरी स्कूल जो मेरा रहा है वो गुड़ा जगीर का रहा है। तो जैसा आपने कहा कि आप पुलिस सेवा में थे और पुलिस सेवा छोड़ के राजनीति में आ गए। संसार जी, आपने मेरा सारा कैरियर जो है, जो सफ़र है मेरा, खास करके पुलिस का, वो आपने देखा है। जी जहाँ पे अभी हम बैठे हैं अखनूर में, मैं इस इलाके में भी अपनी सेवाएं दे चुका हूँ बतौर एसपी रूरल। जी एसपी रूरल जम्मू रहा हूँ, एसएसपी ट्रैफिक सिटी जम्मू रहा हूँ, एसएसपी कठुआ के तौर पे अपनी सेवाएं दी हैं, एसएसपी रामबन रहा हूँ, एसपी कटरा रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए एसएसपी रियासी के तौर पे भी अपनी सेवाएं दी हैं, डोडा में रहा हूँ। और कश्मीर में रहते हुए काउंटर इंसर्जेंसी में, एंटी टेररिज्म में काफ़ी काम करने का मौका मिला और जहाँ जहाँ भी रहे पूरे समर्पण के साथ काम करने की कोशिश की। तो मैं अपने उस समय के जो मेरे सीनियर्स रहे हैं उनका भी बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद हूँ। समय समय में उनका अच्छा मार्गदर्शन मिलता रहा और प्रोत्साहन भी मिलता रहा। मैं अपनी सेवाएं जो हैं वो ठीक तरीके से दे सका। रिटायरमेंट से पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेना और राजनीति में आना और भाजपा को चुनना, ये सवाल है। लोग कह रहे हैं कि ऐसा क्या चल रहा था कि रिटायरमेंट वॉलंटरी ले लेनी और फिर राजनीति में आ जाना और लोगों की सेवा के लिए आप उतर गए, ऐसा क्या विचार चल रहा था? मैं इसी बात पे आ रहा हूँ जी। इसमें दो पार्ट में बात करूँगा। पहला आपका क्वेश्चन शुरू होता है कि राजनीति में कैसे आ गए। देखिए, राजनीति में मैं अपने आप नहीं आया कि अचानक पुलिस छोड़ी और माइंड बना, विचार बना कि मैंने राजनीति में आना है। ये सब जहाँ पे मैं रहता हूँ, गुड़ा जगीर, सोहल, अखनूर कंस्टिट्यूएंसी विशेष तौर पे सारे ही एट होल और आसपास के जो एरियाज हैं, क्षेत्र हैं, वहाँ के जो लोग हैं, माननीय जनता है, उनका ओपिनियन बना, उनका आदेश हुआ कि आपने पुलिस में रहते हुए तो अच्छी सेवाएं दी हैं, अब जिस फील्ड में आपकी ज़रूरत है आप इस तरफ अपना विचार बनाइए और आइए, जब तक जनता का आदेश ना हो। क्योंकि देखो, मैंने आपको बताया 3 सर्विसेज की हैं मैंने, एजुकेशन में की, बीएसएफ में की, पुलिस में की। अक्सर मैं लोगों से कहता था फिर 3 विभागों में मैंने अपनी सेवाएं दी हैं और तीनों गजेटेड अफसर लेवल पे एंट्री हुई है। उसमें वो बाई सिलेक्शन था, जहाँ पे बाई इलेक्शन होता है, जहाँ का फैसला जो होता है वो जनता जनार्दन के हाथ में होता है। तो मैं प्रोत्साहित हुआ जब लोगों ने मुझ में इतना भरोसा जताया कि आप आइए। मुझे भी लगा कि यहाँ तो मैंने सेवाएं दी हैं, अब सोचा कि एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जहाँ पे मैं खुल के अपनी बात रख सकता हूँ, लोगों के मुद्दे रख सकता हूँ और एक बड़े प्लेटफॉर्म में मेरे माइंड में जो है समाज के प्रति, देश के प्रति कैसे मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ समाज कल्याण में, देश निर्माण में, वो एक मुझे बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने का जो स्कोप लग रहा था, उसी के सोच से जनता की तरफ से जो हुआ आगे। अब आपने दूसरा आपका है कि भारतीय जनता पार्टी ही क्यों।
देखिए, एक भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी नो डाउट एक पॉलिटिकल पार्टी है और आज के डेट में दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। दुनिया की। यस, वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी। और उसके साथ साथ ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, दिस इज एन आइडियोलॉजी। ये एक विचारधारा है, ये विचारधारा है देश की एकता की, देश की सदस्यता की, देश की रक्षा की, देश की सुरक्षा की। और हमारी, अब मैं भारतीय जनता पार्टी का एक मेंबर हूँ और एक कार्यकर्ता हूँ। हमारी, अब मैं आगे बढ़ के यूज करूँगा कि हमारी जो प्राथमिकता है, हमारी जो आइडियोलॉजी है, जो हमारा स्लोगन भी है, वो ये है कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड एंड सेल्फ लास्ट। अगर हिंदी में इसको कहूँ तो देश सर्वोपरि, देश से कुछ नहीं। अब थोड़ा पृष्ठभूमि में जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं गुरजबीर सोल अखनूर का रहने वाला हूँ, डोगरे हैं हम। डोगराज आर ट्रेडिशनल वॉरियर्स, बोर्न वॉरियर्स हैं। एक रास्ता कास्ट लाइन्स, रीजन के हिसाब से हमारा दिस इज इन आवर ब्लड। उसके बाद आई एम सन ऑफ ए फौजी, मैं एक फौजी का बेटा हूँ, मेरा पिताजी फौज में थे। उसी से इंस्पायर होके मैं कॉलेज में एनसीसी ली और सी सर्टिफिकेट मतलब आप पहले आर्मी में जाना चाहते थे? यूनिफॉर्म सर्विस, यूनिफॉर्म सर्विस, कोई भी आर्मी में जाना चाहता था। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो पता चला कि और भी इसमें होता है। जैसे सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी कि आईपीएस जाएंगे। उसी बीच में मेरा असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ में एग्जाम क्वालिफाई हो गया एंड आई जॉइंड बीएसएफ एज असिस्टेंट कमांडेंट। बेसिक ट्रेनिंग की, उसके बाद थोड़ी सर्विस भी की। सर्विस की बॉर्डर पे, बॉर्डर मैनेजमेंट में और काउंटर इंसर्जेंसी में, एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में हमने सर्विस की। अपने ही स्टेट में, उस समय हमारी ये स्टेट थी जहाँ पे सर्विस की। और साथ में जैसे मैंने कहा कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करते थे, यूपीएससी की करते थे, किन्हीं वजहों से वो नहीं हुआ। लेकिन अपने स्टेट का पीएससी हो गया, पब्लिक सर्विस कमीशन में हो गया। और जिसको आप केएस केपीएस, आज हम जेकेपीएस कहते हैं, जेकेएएस कहते हैं, वो क्वालिफाई हो गया। और इसमें भी मैंने जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस थी वर्दी से इन्फ्लुएंस होकर वर्दी की तरफ एक आप कहें पैशन था, तो मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस दी। एंड लकली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ माय पेरेंट्स, आई गॉट पुलिस। तो पुलिस में मैंने दोबारा सर्विस की, शेर कश्मीर पुलिस अकेडमी उधमपुर में। और फिर जैसे मैंने आपको बताया, फिर भी जितना समर्पित मैं हो सकता था मैंने कोशिश की कि 100% मैं अपना दूं और देने की कोशिश की। और मुझे गवर्नमेंट ने भी टाइम टू टाइम अप्रिशिएट किया। मैं आई एम द फर्स्ट अफसर ऑफ माय बैच, 99 बैच का, जेकेपीएस का पहला अफसर हूँ जिसको प्रोबेशन में ही पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिला है। उसके बाद दूसरी बार भी प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री मिला है। फिर मेरिटोरियस सर्विसेज मेडल भी मिला है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बाकी डीजी कमेंडेशन सर्टिफिकेट मिला बाय, फिर होम मिनिस्टर की तरफ से भी एक मेडल मिला है मुझे, एक्सीलेंस इन पुलिस ट्रेनिंग। तो कमेंडेशन सर्टिफिकेट्स भी मिले हैं, अप्रिशिएशन भी मिले हैं। माई पॉइंट इज दैट मैंने अपना 100% देने की कोशिश की एंड आई एम थैंकफुल टू द अथॉरिटीज आल्सो। टाइम टू टाइम जो भी रहे उन्होंने मेरे कामों को सराहा भी, उनको अप्रिशिएट किया और उनको रिकॉग्नाइज भी किया। और दिन ब दिन जो है हौसला बढ़ता गया। लेकिन आपको नहीं लगता था कि थोड़ा इंतज़ार और कर लेता, नौकरी पूरी कर लेता, रिटायर्ड होकर के आता और फिर राजनीति में आता? जनता का इतना प्रेशर था कि आप नौकरी छोड़ दीजिए, आइए अब हमारी सेवा करिए, ऐसा हुआ क्या? देखिए, अभी बात मेरी पूरी नहीं हुई थी। आपने पूछा था भाई बीजेपी ओनली जी। अब ये बताइए, जो आपने मेरी पूरी पृष्ठभूमि बैकग्राउंड देखी है, तो मुझे एक ही पार्टी सूट करती थी जिसके लिए नेशन जो है, नेशन फर्स्ट है, देश सर्वोपरि है। वो इट्स अ पार्टी विच कॉल्स अ स्पेड स्पेड। जो एंटी नेशनल है उसको एंटी नेशनल कहेंगे, इसमें कोई कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस इंटरनेशनल सॉफ्ट टेररिज्म, सॉफ्ट सेपरेटिज्म। कभी भी खुल के आप अगर हिस्ट्री में जाएंगे, अब मैं उस तरफ डाइवर्ट नहीं करना चाहता आपको, बात किसी और टॉपिक पे कर रहे हैं। हिस्ट्री पे जाएंगे, खास करके जब से कंट्री में टेररिज्म शुरू हुआ है, आप उनकी पॉलिसीज देखिए कि उनकी पॉलिसीज जो रही हैं टेररिज्म के खिलाफ सॉफ्ट रही हैं,
जिससे देश को बहुत नुकसान हुआ है कंपैरेटिवली। आप बीजेपी की जो पॉलिसीज हैं स्पेशली अगेंस्ट द टेररिज्म, वो आप कंपैरिजन कर लीजिए, आपको अपने आप फर्क दिखेगा। आज का दिन में अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, दिस वाज नॉट वॉर, दिस वाज एक्शन अगेंस्ट द टेररिज्म, और दुनिया में सबसे बड़ा ऑपरेशन हुआ है अगेंस्ट द टेररिज्म, अगेंस्ट द टेररिस्ट। वॉर नहीं थी। उन्होंने हमारे देश में 26 जो है निहत्थे लोगों को धर्म पूछ के मारा, एंड दिस वाज इन रिटेलिएशन। अब जम्मू कश्मीर में लौट के आते हैं साहब, धारा 370 जब से निरस्त हुई, आपको क्या लगता है, डेवलपमेंट हुई, फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ? देखिए, आपने मुझे पूछा है, मैं तो कहूँगा बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी हुई हैं, बदलाव आया है। ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखती, ऐसी कोई वजह नहीं दिखती जिसमें हम कह सकेंगे किसी किस्म का कोई नुकसान हुआ है। 2-4 फ़ायदे गिना दीजिए। चाहे कोई कश्मीर में है, चाहे जम्मू में है, सबसे बड़ा फ़ायदा जो हुआ है, सिक्योरिटी सिचुएशन जो है इम्प्रूव हुई है। आप देख लीजिए 2016 में क्या हुआ, जब बुरहान वानी की किलिंग हुई है, जब वो एलिमिनेट हुआ है टेररिस्ट का, क्या हालत हुई है। उसके पहले भी हालत ये हुई थी, लॉलेसनेस जिसको आप कहते हैं, इवन के जहाँ तक कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो आर्मी है उसको भी लोग रास्ते पे नहीं गुजरने दे रहे थे। किलिंग्स कितनी हो रही थी, लॉलेसनेस थी। आई एम यूजिंग द वर्ड लॉलेसनेस, लॉलेसनेस थी। 5 अगस्त 2019 के बाद आप देख लीजिए पीस है। अब आप कहोगे ये पहलगाम कैसे हुआ, ये फ्रस्ट्रेशन में हुआ है, पुलवामा हुआ है, पहलगाम हुआ है, फ्रस्ट्रेशन में हुआ है। जब सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं, देख रहे हैं कश्मीर के लोग जो हैं वो भारत के साथ चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी चल रहे हैं, तिरंगा वहाँ पे लहराया जा रहा है, भारत माता जय के नारे लग रहे हैं, स्कूलों कॉलेजों में राष्ट्रीय गान जो है गाया जा रहा है और एक अच्छा माहौल है, नेशनलिज्म का माहौल है। लोग दे हैव स्टार्टेड टेकिंग प्राइड के यस वी आर इंडियंस। वो चीज़ जो है पाकिस्तान को नहीं पच रही थी। कहीं ना कहीं उसने एक बड़ा षड्यंत्र करके ये इंसिडेंट कराने की कोशिश की है, उसका जवाब उसको मिला है। बाकी आप जनरल पर्सपेक्टिव में देखें तो जो टेररिज्म एक्टिविटीज़ हैं उनमें बहुत कमी आई है। जब टेररिज्म एक्टिविटीज़ में कमी आई है, मैं जैसे आपने कहा आप पुलिस में थे जी, मैं उस पर्सपेक्टिव में आप तो जानते हैं। 2023-24 में मैं कश्मीर में ही पोस्टेड था, जहाँ पे मेरी पोस्टिंग थी वो मूव में था ऑफिस। आई वाज स्टाफ ऑफिसर टू एडीजीपी रेलवेज, तो मूव में जाना पड़ता था। मेरा जो अकोमोडेशन थी हिमाल होटल, जस्ट ऑन द बैंक्स ऑफ लेक, डल लेक पे, और लोग राउंड द क्लॉक किनारों पे इतने ज़्यादा लोग होते थे और खुश होते थे, किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी थ्रेट महसूस नहीं करते थे। 100% ऑक्यूपेंसी थी होटल्स की, हाउस बोट्स की, और सो मच सो कि जो पेइंग गेस्ट घर पे रखे हुए थे वहाँ पे भी 100% ऑक्यूपेंसी थी। लोग जो थे बाहर पार्क्स में भी रह रहे थे, अपनी गाड़ियों में रह रहे थे। दिस वाज द चेंज जी। लेकिन अब लौट कर के आते हैं, आपने कहा कि मैं बहुजन समाज से हूँ, आरक्षित सीट से आपने इलेक्शन लड़ा। एक सवाल ये है कि क्रीमी लेयर क्या लागू होनी चाहिए, ये एक सवाल है, और दूसरा ये सवाल है कि जो रिजर्वेशन प्रमोशन का मुद्दा है, लाखों लोग हैं बहुजन समाज के और 28 हमारे एमएलए जो हैं वो जम्मू से जीते हैं, लोगों ने जिताए हैं भाजपा के, उन्हें एक उम्मीद है कि हमारा ये मसला हल हो। आप इन दोनों चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? एक बात पहले कहूँगा, आपने कहा आप अच्छे सीट से जीतते हैं जी, आप दलित समाज से आते हैं। मैं इसमें अब 370 यहाँ से हटा, भारत के साथ पूरा इंटीग्रेशन हुई। बहुत सारे लाज थे जो जहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होते, जहाँ की गवर्नमेंट जो SC STs की, OBCs की हितैषी बनती है। मैं इनसे सवाल पूछता हूँ, चाहे वो कांग्रेस है चाहे NC है, आज तक प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज डायरेक्ट में आता है प्रिवेंशन एक्ट अगेंस्ट SC STs, आज तक क्यों लागू नहीं था? क्या यहाँ पे एट्रोसिटीज नहीं होती थी? क्यों लागू नहीं था? 370 हटा, 5 अगस्त 2019 को
J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यहाँ पे लागू हुआ। उसके बाद ये जो जिस एक्ट का मैंने बात की है वो यहाँ पे लागू किया। एक बात मैं आपने दलित समाज की बात की तो ये बात मैं कर रहा हूँ। बाकी आपने पूछा कि क्या रिजर्वेशन जो है इसमें क्रिमिनल लागू होनी चाहिए। मेरा जो मानना है और जो आप हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, जो टेक्निकलिटी भी है, जो SC ST के लिए रिजर्वेशन है वो कोई इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड पे नहीं। मैं जानता हूँ आपका विचार इस पे। मेरा विचार ये है कि बिल्कुल नहीं। जिस बेस पे रिजर्वेशन हुई है वो जो प्रिंसिपल्स हैं, जो एसेंस ऑफ द रिजर्वेशन है वो उस पर लागू होनी चाहिए। उसी प्रिंसिपल्स पे जो रिजर्वेशन है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। नंबर 2, आपने जो पूछा कि आप 28 MLA जो हैं भारतीय जनता पार्टी के भी हैं और उसमें जो 7 हैं वो आरक्षित सीटों से आते हैं, खास करके अनुसूचित जाति से। रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात की, हमारी बात गवर्नमेंट से हो रही है। जो एप्रोप्रिएट फर्म है उनके साथ मैटर टेकअप किया हुआ है और आपने असेंबली के प्रोसीडिंग्स की देखी होंगी। आई एम वन ऑफ द MLAs, रिजर्व्ड MLAs जो आते हैं, और मैंने भी वहाँ पे कहा कि जो राइट है रिजर्वेशन इन प्रमोशन, जो इसमें इम्पीडिमेंट्स हैं, जो रुकावटें हैं, उनको ख़त्म करके रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो है लागू होनी चाहिए। फिर एक मुद्दा और है, हमारे बहुत सारे बच्चे इंटर डिस्ट्रिक्ट स्कीम के तहत अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में लगे हुए हैं, वहाँ ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है। अब हमने ये भी मुतालबा वहाँ पे रखा है, ये भी हमारी डिमांड है और इस पे भी बात चल रही है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी फॉर द एम्प्लॉइज ऑफ द रिजर्व कैटेगरी जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में लगे हुए हैं, एक रैंक के बाद जब वो डिविजनल cadre का या स्टेट cadre का रैंक आ जाता है, पोस्ट आ जाती है, तो उस समय उनकी जो ट्रांसफ़र है अपने आप होनी चाहिए। एक सर्टन पीरियड आप सर्विस रखना चाहिए, से 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, उसके बाद दे शुड बी ट्रांसफरेबल। ये हमारा स्टैंड है, ये सिर्फ मेरा स्टैंड नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है। और साथ में जो हम सारे जो रिजर्व कैटेगरी से MLAs आते हैं उनका भी स्टैंड है, एंड वी हैव टेकन अप द मैटर विद द गवर्नमेंट। मेरी कई ऐसी संस्थाओं से बात हुई है जो जूझ रहे हैं पिछले लंबे समय से, 2014 से वो जूझ रहे हैं। उन्हें ये उम्मीद थी कि धारा 370 अगर निरस्त होती है तो जम्मू में भारतीय कानून जब लागू होगा तो उन लोगों की जो प्रमोशन है वो होगी, जो SC समाज से लोग हैं, ST समाज से लोग हैं। लेकिन अब वो ये चाहते हैं कि हमारे विधायक जो हैं, 7 विधायक हैं, कम से कम वो ये बात करें। आप अपोजिशन में हैं, आप ही के समाज के लोग लाखों के तादाद में आज तक जो हैं वो प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं, ख़ास करके जो SC ST और OBC वर्ग, मैं कहूँगा कि वंचित वर्ग है, उनके राइट्स का हमें एहसास है, हम उन्हीं में से आते हैं। लेकिन हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है, एक तरीकाकार होता है। जब कोई मैटर जो है सबजुडाइज है और गवर्नमेंट उसको परस्यू कर रही है, थ्रू प्रॉपर चैलेंज करना होता है, और जिस हिसाब से हमने करना है, गवर्नमेंट के साथ मैटर टेकअप करना है, वो हम कर रहे हैं, एंड वी आर सीरियस अबाउट इट। बहुत जल्दी इस पर कोई ना कोई अच्छी खबर आएगी। आखिरी सवाल है, अब आपकी असेंबली में आ जाते हैं, आप क्या डेवलपमेंट करने जा रहे हैं? लोगों को क्या नया तोहफा मिलने वाला है? मैं ये कहूँगा कि यहाँ की जो जनता जनार्दन है, अखनूर का मेरा एक संकल्प है। संकल्प ये है कि आई हैव प्रॉमिस्ड द पीपल, आई हैव रिजर्व टू मेक इट अ मॉडल कंस्टिट्यूंसी। हमने इसको अखनूर विधानसभा क्षेत्र को एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाना। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, नंबर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उसके साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मैंने मांग की है, आपने असेंबली प्रोसीडिंग्स भी देखी होंगी, कि अखनूर और चम को मिला के इसको हमने ज़िला बनाना है। इसको ज़िला का स्टेटस होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट स्टेटस होना चाहिए। वो आपने सुना, उसके लिए मैंने विद फैक्ट्स एंड फिगर्स अपना केस जो है वहाँ पे प्रेजेंट किया, उसका फ़ायदा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की तो आपने देखा, चाहे दरिया को लेके, चाहे रेवेन्यू कम्प्लेक्स है, चाहे रोड, सड़कें, बाकी चीज़ें, सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके साथ साथ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। वो शिक्षा के क्षेत्र में मैंने पॉलिटेक्निक की डिमांड की है, ITI की डिमांड की है, और आई एम कनेक्टेड विद द यूथ ऑफ द एरिया। जो जहाँ के युवा हैं, आज से नहीं, जब मैं पुलिस सेवा में था तब से इनके साथ, तभी तो आप देख सकते हैं कि
सभी लोगों ने मुझ पे इतना भरोसा करके, विश्वास करके, आज तक इस कंस्टिट्यूंसी में इतने किसी को वोट नहीं मिले हैं। 50,000 वोट मिले हैं और 25,000 की लीड मिली है, तो वो लोगों का भरोसा है। एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, और ये मेरा रिजल्व है, ये मेरा संकल्प है कि इस कंस्टिट्यूंसी को लोगों के सहयोग से, लोगों के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से हमने इसको मॉडल कंस्टिट्यूंसी बनाना है, आदर्श कंस्टिट्यूंसी बनाना है। उस दिशा में मैं अग्रसर हूँ। कई चीज़ें हो रही हैं, कई होने वाली हैं। मतलब अपने कार्यकाल में ये कर देंगे आप, हो जाएगा, ये उम्मीद कर सकते हैं। अगेन, कुछ शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं। जो शॉर्ट टर्म है वो तो कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म्स की शुरुआत हो जाएगी, और आई एम श्योर वी विल बी सक्सेसफुल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए मोहनलाल भगत जी। ये विधायक हैं अखनूर के, और अखनूर के अंदर क्या नया होने वाला है और लोगों के लिए किस तरीके से काम किया जाएगा, ये हमने जानने का प्रयास किया। देखते हैं कि अखनूर के इलाकों को जो वादे इन्होंने किए हैं वो कब तक पूरे होते हैं, और जो ये कह रहे हैं उससे आप कितना सहमत हैं। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।